जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम हब पे। आइए हम लोग 69th बीपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे। जो ऑफिशियल आंसर की आई है उससे हम लोग आंसर को मिलाते हुए चलेंगे, ताकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो आसानी हो चीज़ों को देखने में, समझने में। ये पेपर 69th बीपीएससी का है, लेटेस्ट पेपर यही रहा है और यहाँ से थोड़ा सा चेंज हुआ है। जैसे पहले आप 5 ऑप्शन देखते थे पेपर में, अब वो 5 ऑप्शन ना होके अब 4 ऑप्शन हो गया है। निगेटिव मार्किंग जो है 1/3 कर दिया गया है, तो पैटर्न यहीं से थोड़ा सा चेंज हुआ है। उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं और हम लोग पूरे पेपर को एक बार देखेंगे और क्रमशः देखते हुए चलेंगे। जैसे 69th का पेपर हुआ है लेटेस्ट वाला, उसके बाद 68, 67 ऐसे करके हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर पे 4-5 दिन काम करेंगे, ताकि एग्ज़ाम हॉल में हमें चीज़ें नई ना लगें और पैटर्न भी चीज़ें समझ में आ जाए कि हाँ, किस पैटर्न पे चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो इसमें पेपर में 2-3-4 बातें हैं जो ध्यान देने योग्य हैं। सबसे पहली बात है कि 150 सवाल आएंगे इसमें। 150 सवालों में 150 सवाल होंगे, 2 घंटे का समय होगा और पहले 5 ऑप्शन होता था, अब 4 ऑप्शन पे आपको खेलने को मिलेगा। ABCD करके 4 ऑप्शन होगा। पाँचवा ऑप्शन जो दिया था इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक, वो ऑप्शन हटा दिया है। लेकिन एक चीज़ है, जो डी वाला ऑप्शन है उसमें ये इन्वॉल्व करके अभी भी रखा है, वो हटाया नहीं गया है। और सबसे बड़ी बात जो है इसमें, वो निगेटिव मार्किंग कर दी गई है। कितने नंबर का निगेटिव मार्किंग है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो 1/3 जो है, 1/3 निगेटिव मार्किंग जो है इसमें रखा गया है। ये पैटर्न चेंज हुआ है 69th बीपीएससी से और वहीं से हम प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे और जो आंसर की है वो ऑफिशियल आंसर की है, रिवाइज्ड आंसर की है, उसी से हम लोग चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए एक एक करके हम सवालों को देखेंगे और देखेंगे कि कितना जो है सवाल आप लोगों का हल होता है। कोशिश करिए कि आप लोग खुद से भी हल करिए सवालों को, देखिए कि कितने सवाल आपके इसमें सही होते हैं। तो चलिए पहला सवाल आप लोगों के सामने है, लगाने की कोशिश करिए। बिल्कुल रिलैक्स मूड में देखिएगा कि सवाल का स्तर क्या होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर सवाल आपको आए ही, लेकिन सवालों का स्तर अगर आप देख लेंगे एक बार तो एग्ज़ाम हॉल में थोड़ी सी आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी। पहला ऑप्शन है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग, नेटवर्क स्लाइसिंग। ये 3 ऑप्शन दिए हैं इसने अलग अलग। कह रहा है पहला दूसरा, दूसरा तीसरा और पहला तीसरा और पहला दूसरा तीसरा। तो इसका जो राइट आंसर है, डी इज़ द राइट आंसर। आयोग ने जो आंसर माना है वो डी माना है। इसमें 5G जो तकनीकी आई है, नेटवर्क जो सिस्टम आया है, उसमें इन तीनों का जो है प्रयोग किया जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, थोड़ा सा अगर हम इसको बड़ा कर दें तो मिलाने के लिए दे रहा है सूची। पहले वन लाइनर सवाल देता था, अब थोड़ा सा मिलाने के लिए दिया है और मिलाने वाला थोड़ा सा आसान भी हो जाता है। अगर आप देखेंगे क्या कह रहा है, अंतरिक्ष मिशन है और खोज है। मिलाने के लिए दिया गया है कि कौन सा मिशन किसके लिए लॉन्च किया गया है, वही आपको बताना है। तो कैसिनी, हुजेंस है, जूनो है, आर्टेमिस्ट है, वेरिटान्स है। ये अलग अलग है। बृहस्पति के लिए है, शनि और उसके वलय के लिए है, शुक्र के लिए है, मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए है, चंद्रमा से मंगल ग्रह तक का जो मिशन है वो अलग अलग मिशन के नाम दिए गए हैं और उसी से सवाल पूछ दिया है। अब मिलाने के लिए कह रहा है तो आप मिलाइए। कैसिनी जो मिशन है वो किसका है, शनि का है। तो ए का दूसरा, ए का दूसरा। और जो जूनो है वो बृहस्पति का है, ये सबको पता है। आर्टेमिस जो है वो मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल तक के लिए है, ये सी में चौथा है और डी में तीसरा है। तो मिलाइए, ए इज़ द राइट आंसर। 2 1 4 3, 2 1 4 3, सी में चौथा है और डी में तीसरा है। ये सवाल पूछा गया है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक तरफ कपड़ा दिया है और किससे जो है बनता है वो पूछ रहा है कि ये जो
उत्पत्ति हुई है लेनिन की या जटा की या मोहायर की या डाउन्स की, ये किससे उत्पादित होता है वही पूछ रहा है। तो मिलाइए इसको भैया। लेनिन जो होता है, लेनिन इसका जो ये कैसे बनता है, तो ये सन से मिलता है। सी ए में अगर मिलाएंगे हम तो ए में दूसरा है, ए में दूसरा है, और जो जटा है वो किससे है, नारियल से है। तो ए में दूसरा और बी में पहला, ए में दूसरा बी में पहला, ये एक ही ऑप्शन में है। वो ऑप्शन कौन सा है, तो सी वाला ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन है। अगर मोहायर की बात करें तो अंगोरा ऊन से बनेगा, और डाउन जो है बत्तख और गीज के पंख से बनता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, तीसरे का सी होगा। अगर आप लोग चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है सवाल। चौथा सवाल दे रहा है, कह रहा है टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेपवर्म की 3 प्रजातियां टेनिस सोलियन, टीनिया सगिनाटा और टीनिया एशियाटिका के कारण होता है। दूसरा है जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टकोसिस एनसीसी कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, चौथे का जो राइट आंसर है वो सी होगा, 1 और 2। चौथे का सी आंसर होगा, 1 और 2 दोनों इसमें सही है। तो सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे हम, अंग्रेजी वाला भी अगर आप चाहे तो देख सकते हैं, इसमें पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसमें पूछ रहा है कंप्यूटर की भाषाएं हैं। शुरू में 4-5 सवाल 10 सवाल थोड़े बड़े हैं, उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी आसान दिखेंगी आपको। क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर की भाषाएं हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है कि कंप्यूटर की भाषा है कोबरा, पाइथन, स्कीरल और जावा। इसमें कौन सा कंप्यूटर की भाषा है वही पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा, सभी जो है कंप्यूटर की भाषाएं हैं, डी इज द राइट आंसर। छठवां सवाल है, ये सवाल थोड़ा सा परेशान किया था लोगों को, लेकिन आसान सवाल है। हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है, जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है। आप लोगों ने भी यूज किया होगा चैट जीपीटी का, आजकल बड़ा चर्चा में रहा है। तो उसका फुल फॉर्म पूछ रहा है कि क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी इज़ द राइट आंसर होगा। यहाँ चीज़ों को थोड़ा जल्दी से देख लिया जाए, क्योंकि सवाल ज़्यादा है और समय है कम, तो इस वजह से हम लोग क्वेश्चन आंसर को तेज़ी से देखेंगे ताकि एक माइंडसेट बन जाए कि हाँ सवाल का लेवल ऐसा होता है। चैट जीपीटी का फुल फॉर्म पूछा है, ये करंट अफेयर का भी सवाल कह सकते हैं या फिर टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग सवाल कह सकते हैं। जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर, जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर इसका जीपीटी का फुल फॉर्म है। डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये बीपीएससी का फेवरेट सवाल है, बायोलॉजी का सवाल है। हो सकता है कि आप लोग जो ये नए हैं जिनको ये सवाल पहली बार देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है वो भी गलती करें इस सवाल में। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कौन निम्नलिखित में से जीभ के स्वाद नहीं है, जीभ के स्वाद नहीं है। इसमें दिया है मीठा, कड़वा, नमकीन, मसालेदार, उमामी, खट्टा और तीखा। इसमें अगर एक ऑप्शन आपको पता हो, एक या 2 ऑप्शन, तो एलिमिनेट हो सकता है, और जो रियल वाला है कि हाँ ये नहीं हो सकता। जैसे आपने देखा होगा जो स्वाद कलिकाएँ होती हैं उसमें बड्स होते हैं जीभ में, और उसी को कहा जाता है स्वाद कलिकाएँ। तो अलग अलग स्वाद के लिए अलग अलग स्वाद कलिकाएँ होती हैं, और जीभ के आगे वाले भाग में, पीछे वाले भाग में, साइड में और बीच में, इस तरीके से स्वाद कलिकाएँ होती हैं। तो उसमें पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 2, 5, 7, 1, 3, 4, 4, 7 और 3 और 6। सबसे पहली बात है कि जो तीखा होता है, आप लोग हो सकता है कि नया लगे आपको सवाल, जो तीखा होता है वो स्वाद कलिकाएँ नहीं होती हैं तीखे के लिए जीभ में। स्वाद कलिकाएँ तीखे के लिए नहीं होती हैं, जब स्वाद कलिकाएँ जलती हैं तब आपको तीखा लगता है। तो एलिमिनेट करिए कि 7वां जो है इसमें भी है, इसमें भी है।
अब देखिए सातवां दो ऑप्शन में है तो यही दोनों होगा, यही दोनों ऑप्शन में होगा। उसके बाद एक शब्द है मसालेदार, चौथा। तो चौथा और सातवां यही नहीं होता है। बाकी जो वर्ड्स होते हैं उसमें सारी स्वाद कलिकाएँ होती हैं, तीखा होता है, मीठा होता है, इस तरीके से स्वाद कलिकाएँ देखी जाती हैं। तो चौथा और सातवां जो सी आंसर है वो आपका बिल्कुल सही है, आयोग ने जो राइट आंसर माना है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। ये कुछ बीमारियां दी गई हैं, बीमारियों के नाम हैं और उसमें क्या होता है वो पूछ रहा है। जोड़े को सुमेलित करना है, ये कुछ इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित है। आठवें का तीसरा और चौथा, सी इज द राइट आंसर। तीसरा और चौथा यही सुमेलित है, बाकी सब गलत है। तीसरा और चौथा डिस्पनिया जो होता है, सांस की तकलीफ होती है। इंसोमिया घ्राण की आंशिक या पूर्ण हानि होती है, जो गंध होता है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो तीसरा और चौथा सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। अब ये भी देखिए रिपीटेड सवाल है, अब छोटे छोटे सवाल मिलेंगे हमको। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है, तो वही पूछ रहा है। तो जियोग्राफी का ये सवाल है। इसका जो राइट आंसर है, तारों का समूह घूमते न्यूट्रॉन तारे, किसी तारे का विस्फोट, किसी तारे द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंगे। तो इसका जो राइट आंसर है बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। घूमते हुए जो न्यूट्रॉन तारे होते हैं ब्रह्मांड में उन्हें पल्सर कहा जाता है। अगला सवाल देखेंगे। प्रयोगशाला में विकसित जो हीरा होता है LGD के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है और इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ग्रेफाइट का होता है। किसका होता है, ग्रेफाइट का होता है, सी इज द राइट आंसर। ग्रेफाइट आपको पता होगा कि जो कार्बन है उसी का अपरूप है, हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलेरिन है। और ये जो है एकमात्र जो अधातु है इसमें वो विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, जबकि हीरा विद्युत का कुचालक होता है। ये कार्बन का अपरूप होता है। अगला सवाल देखेंगे, कई बार सवाल यहाँ से पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है। क्या नायलॉन है, टेरिलीन है, ट्यूड है या केवलार है, केवलार है। तो इसका जो राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर डी इज द राइट आंसर। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए केवलार का प्रयोग किया जाता है, ये एक प्रकार का फाइबर है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। अब थोड़ा सा चीज़ें तेजी से चलेंगी। यहाँ से कह रहा है HMX का पूर्ण रूप क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 का एग्जैक्ट आंसर जो होगा, जो आयोग ने माना है, उसमें है सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। अर्थात हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, HMX हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्वेश्चन 1 नंबर जो ऑप्शन है वही सही होगा और इसमें ऑप्शन में सी होगा। करंट अफेयर का सवाल है। अक्टूबर 2000, देखिए करंट अफेयर कैसे पढ़ना है वो क्वेश्चन पेपर बताता है कि कहाँ से सवाल आते हैं और क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो करंट अफेयर को एक नज़र में देखते चलेंगे हम चीज़ों को कि सवाल कहाँ से बने। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमैनॉइड रोबोट का नाम क्या है। ये करंट अफेयर का सवाल है। उस समय टेस्ला ने लॉन्च किया था तो उसका नाम क्या था, ऑटिज्म। क्या नाम था, ऑटिज्म। डी इज़ द राइट आंसर, डी इज़ द राइट आंसर। चलिए, डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल देखेंगे, मैनहट्टन परियोजना क्या है। मैनहट्टन परियोजना क्या है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
तो इसका जो राइट आंसर है, एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। मैनहट्टन परियोजना क्या है, तो वो बता रहा है एग्जैक्ट आंसर क्या है जो आयोग ने आंसर माना है। एक अनुसंधान और विकास उपक्रम है जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। मैनहट्टन परियोजना इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, लेंस एक चैप्टर है आपका ऑप्टिक्स, उसी का सवाल है ये। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए, ये कह रहा है कि जो ये फिगर बनेगा वो कहाँ पे होगा, वस्तु की स्थिति कहाँ पे होगी, क्या फोकस पर होगी, वक्रता के केंद्र पर होगी, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होगी, वक्रता केंद्र से परे होगी। तो एग्जैक्ट आंसर जो होगा इसका बी इज द राइट आंसर, वक्रता के केंद्र पर होगी। तब जो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार का बनेगा। ये कब, जब वक्रता केंद्र पर जो सिस्टम है वो रखा जाएगा, तब उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर बनेगा। तो बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। अब देखिए ये रिपीटेड सवाल है, इतनी बार पूछा गया है ये सवाल बीपीएससी के द्वारा। कह रहा है फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा का भंडारण करता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये बड़ा खतरनाक ऑप्शन है डी वाला, लेकिन इसके चक्कर में मत रहिएगा। अगर आपको आंसर एग्जैक्ट पता है तो वही लगाइएगा। तो 16 नंबर आंसर जो होगा ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। फोटोवोल्टिक सेल जो होता है वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कई बार पूछता है जो विद्युत ऊर्जा है उसको यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो आप बताएंगे कि विद्युत मोटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। कौन, विद्युत मोटर। ये भी सवाल पूछा गया है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। अगर ये देखिए पूछ रहा है विलयन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है। विलेन, विलायक और विलेय ये तीनों क्लियर होना चाहिए। विलयन वो होता है जो किसी चीज़ को, यानी कि कह सकते हैं जो विलयन होता है वो विलायक और विलेय का मिक्सअप होता है विलयन। और विलायक कौन होता है, जैसे वाटर हो गया तो एक अच्छा विलायक माना जाता है, उसमें चीनी घोली जाती है तो जो चीनी है वो विलेय है और विलायक वाटर है, और जो बना है मिक्सर वो विलयन कहलाता है। तो ही पूछ रहा है कि विलयन अथवा विलायक के प्रति इकाई आयतन का प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा भैया, उसे कहा जाता है विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, ये कोविड टीकाकरण की बात कर रहा है। कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करती हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा, ए इज द राइट आंसर। जीवित क्षीण सार्स कोविड-2 वायरस प्रवेश करा के, ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा, कि अब सवाल है थोड़े बड़े बड़े, इधर हो सकता है कि छोटे सवाल दिखें। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है। विद्युत का कुचालक पूछ रहा है, कौन सा ये जो तरल है इसमें से कौन सा कुचालक है। नमकीन पानी, संतरे का रस, नींबू का रस। तो इसमें से कुचालक कोई नहीं है भैया, सब विद्युत के सुचालक है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, डी इज द राइट आंसर। नमक पानी, संतरे का रस और नींबू का रस ये सब विद्युत के सुचालक होते हैं, कुचालक इसमें कोई नहीं है।
डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई है? जो लोग नए हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये बीपीएससी का फेवरेट है और गलत करेंगे निश्चित तौर पे जो लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखा है। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल की जो संरचना है उसकी खोज किसने की थी वो पूछ रहा है। ध्यान से पढ़िएगा, सवाल में ये नहीं पूछ रहा है कि मॉडल जो है, यहाँ से दो सवाल बनते हैं। एक तो पूछता है कि खोज किसने की है और एक तो पूछा है कि मॉडल किसने दिया है। अलग अलग तरीके से सवाल पूछता है। एक पूछता है डीएनए की खोज किसने की है, एक पूछता है डीएनए का मॉडल किसने दिया है। तो दो अलग अलग सवाल हैं। डीएनए डबल हेलिक्स जो मॉडल है किसके द्वारा खोजा गया है? तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। ये इज द राइट आंसर। एक सवाल और पूछता है कि डीएनए की खोज किसने की है, डीएनए की खोज किसने की है? तो वहाँ आप मत बताइएगा कि वाटसन और क्रिक है, वहाँ फ्रेडरिक मिशर एक नाम के वैज्ञानिक हुए हैं। फ्रेडरिक मिशर बीपीएससी का फेवरेट सवाल है वो। फ्रेडरिक मिशर ने खोजा था, डीएनए की खोज की थी फ्रेडरिक मिशर ने, लेकिन मॉडल जो दिया था वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। तो ए इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे। ये जो मॉडल दिया गया है 1962 में दिया गया है। अगला सवाल देखेंगे। कह रहा है अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? कह रहा है दो पिंड हैं अलग अलग द्रव्यमान के, एक ये है एक ये है, यम1 है और यम2 है। ये दो अलग अलग द्रव्यमान की जो दो वस्तुएं हैं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा, वही पूछ रहा है। तो इसमें भैया किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। सी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें? वेक्टर टी के प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? वेक्टर टीके जो होते हैं वो जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है उसको कैसे प्रदान करते हैं वही पूछ रहा है, जो टीके लगवाए जाते हैं। तो चार ऑप्शन है इसमें और जो राइट आंसर है हम उसी को देखेंगे। जो राइट आंसर है, वायरस को किसी भिन्न वायरस से संशोधित संस्करण में रखकर। वायरस के जो वायरस होता है, जो टीका बनाया जाता है वो वायरस को इनएक्टिव फॉर्म में करके एंट्री कराई जाती है बॉडी में और टीका जो है वो बनाया जाता है। तो वही कह रहा है वायरस को किसी भिन्न वायरस से संशोधित संस्करण में रखकर जो है वेक्टर टीका प्रतिरोध शक्ति प्रदान किया जाता है। तो सी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? निम्न स्खलन, भूकंप, समुद्र तल का फैलाव और संवाहन। क्वेश्चन नंबर 23। तो इसका जो राइट आंसर है वो आयोग ने माना है सी, समुद्र तल का फैलाव। अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति में प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत होता है। जियोग्राफी में प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत होता है। जो प्लेटें मूवमेंट होती है धरातल में, अंदर पृथ्वी के अंदर जो है उनको प्लेटें मूव करती हैं, तो उसी के बारे में ये सवाल पूछा गया है। अगला सवाल देखेंगे। कह रहा है mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत में ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है? mRNA तो मैसेंजर आरएनए इसे कहा जाता है बायोलॉजी की भाषा में, या कह सकते हैं ये ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा mRNA का विस्तारित रूप क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 में अगर हम देखेंगे तो आयोग ने जो माना है आंसर वो मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड माना है। क्या है? और यही होता है मैसेंजर
एम से मैसेंजर, आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। उसमें एम जोड़ दिया है आरएनए में, तो मैसेंजर आरएनए होता है। तो 25 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? चोक कुंडली द्वारा, डायनमो द्वारा, ट्रांसफार्मर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा डायनमो के द्वारा। बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। धारा घनत्व होता है। धारा घनत्व होता है। फिजिक्स के अच्छे सवाल पूछे गए हैं। एक अदिश है, एक अदिश राशि है, एक सदिश राशि है और विमाहीन है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। जो धारा घनत्व है वो एक सदिश राशि, एक सदिश राशि है। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे हम लोग। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? जो क्लासिफिकेशन किया गया है मेडिसिन का, वो किसके आधार पर किया गया है वही पूछ रहा है। तो 28 नंबर सवाल का जो राइट आंसर है वो आणविक लक्षण के आधार पर, बी इज द राइट आंसर। आणविक लक्षण के आधार पर किया गया है। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है। देखिए ये आयोग की ऑफिशियल रिवाइज्ड आंसर की है, ना कि जो पेपर आता है और तुरंत तुरंत आंसर बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आयोग ने अपनी वेबसाइट पे जो रिवाइज आंसर की डाली है बाकायदा उसी से मिलान किया जा रहा है। और इसमें जो आयोग ने बताया है कि जहाँ पे आपको समस्या है वो एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है आयोग का। आयोग ने खूबी आंसर की जारी की है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत अच्छे से जो है आंसर की जारी की गई। चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? ये सवाल कई बार पूछा गया है। 29 नंबर सवाल का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 29 है, उसका जो राइट आंसर होगा डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है तो विषमांगी उत्प्रेरक होता है। वो उत्प्रेरक को कहा जाता है कैटालिस्ट। कैटालिस्ट वो होता है जो किसी अपक्रिया को परिवर्तित करने की क्षमता जिसमें होती है, चाहे वो बढ़ाए या घटाए, दोनों बात होती है उत्प्रेरक के कंडीशन में। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। आगत एवं निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं। यही सवाल टीआरई 3 में बीपीएससी ने डायरेक्ट पूछा है। यही सेम टू सेम सवाल पूछा था। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर समय मिले तो एक बार टीआरई 3 टीआरई 2 का जो 40 नंबर का पेपर है उसको ज़रूर देख लीजिए। वहाँ से भी सवाल मिल सकते हैं आपको। प्रीवियस ईयर पेपर बहुत अच्छा होता है भैया। एग्ज़ाम का माइंडसेट एग्जामिनर का माइंडसेट समझ में आता है। आयोग किस लेवल में सवाल पूछ रहा है उस चीज़ को भी समझने में आसानी होती है। तो निश्चित तौर पे प्रीवियस ईयर पेपर पे काम करिए। 4-6 सालों के 10 सालों के प्रीवियस ईयर पेपर लगा लीजिए। आगत एवं निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं, 30 नंबर सवाल है। उसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, उसी में जो है ये आगत और निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं। आइए अगला सवाल देखेंगे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। शिपब्रेक टूरिज्म के संदर्भ में सूची रीफ, एमी सॉल तथा ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया है। ये स्थान कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 31। तो ये स्थान भैया कहाँ है? ए इज द राइट आंसर। गोवा तट के बाहर, गोवा तट के बाहर। क्वेश्चन नंबर 31। अगला सवाल देखेंगे। कह रहा है G20 जो देश हैं
अभी हाल ही में G20 की बैठक हुई थी। भारत ने पिछली बार अध्यक्षता की है G20 की। सवाल पूछ रहा है G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं, बहुत बड़ा समूह है G20 देशों का। तो ये पूछ रहा है कि इसमें क्या क्या प्रतिनिधित्व करते हैं G20 के जो देश हैं। वो बता रहा है कि वैश्विक GDP का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का लगभग 50%, विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या। कौन से आंकड़े इसमें सही है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर है वो वैश्विक व्यापार का 50%, ये गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर हो सकता है वो पहला और तीसरा होगा, पहला और तीसरा होगा। क्वेश्चन नंबर 32 का जो एग्जैक्ट आंसर है वो पहला और तीसरा है। तो इसमें है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। इस सवाल को आयोग ने क्वेश्चन नंबर 33 को डिलीट कर दिया है। सवाल क्या था? रूस के वैगनर भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया कौन है? तो इसको आयोग ने डिलीट कर दिया है, तो इसका कोई मतलब है नहीं सवाल का। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये सवाल इंपॉर्टेंट है। अब पहले तो रैंकिंग वगैरह पूछता था, अब जो है ये भी पूछ देता है कि कौन जारी करता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर है वो सी इज़ द राइट आंसर। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? सी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे। ये करंट अफेयर का सवाल है और इसका कोई बहुत मतलब है नहीं, छोड़िए इसको, जाने देते हैं। जो इम्पोर्टेंट लगेगा कि हाँ करंट अफेयर ये इम्पोर्टेंट हो सकता है वो देख लिया जाएगा। गुजरात में आयोजित डिफेंस एक्सपो 2022 का विषय क्या था? 2022 में ये पूछा गया था। लेकिन आप लोग ये ध्यान रखिए कि जो डिफेंस एक्सपो होता है वो लेटेस्ट कहाँ हुआ है और इसकी जो थीम है वो क्या है, ये ध्यान देने योग्य है। तो उस समय जो इसका आंसर था गौरव का मार्ग, बी इज द राइट आंसर। इसको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत नहीं है, लेकिन थीम आप लोग लेटेस्ट वाला ज़रूर देख लीजिए एक बार अपडेट करके। कह रहा है थांडीगियुट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर है ये म्यांमार में मनाया जाता है महोत्सव, म्यांमार में मनाया जाता है। डी इज द राइट आंसर। व्हाइट हाउस के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं और वही पूछ रहा है। ये करंट अफेयर का सवाल है, तो हम लोग तेज़ी से देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। करंट अफेयर का सवाल है। 29 नंबर सवाल का जो राइट आंसर है वो सी होगा, तीसरा और चौथा। तो तीसरे और चौथे के बारे में हम लोग देख लेते हैं। व्हाइट हाउस के संदर्भ में कह रहा है 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स इस इमारत में निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति बने। और चौथा क्या है? यह अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है। क्या? व्हाइट हाउस। अगला सवाल देखेंगे। कह रहा है नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों में देखा जाता है, वो क्या है नेट मीटरिंग? वही पूछ रहा है। तो 39 नंबर का जो राइट आंसर है वो डी होगा। उनतालीस नंबर का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सी होगा, सॉरी सी होगा। नेट मीटरिंग का मतलब क्या होता है? एक बिलिंग तंत्र होता है जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा भैया, नहीं तो दिखेगा नहीं, ऑप्शन भी तो दिखना चाहिए। एक तरफ है मजेंडा, टील, मोव और सियान। दूसरी तरफ है किस रंग के सहयोग से कौन सा बनता है? हरा नीला, लाल नीला, नीला हरा और सफ़ेद, नीला लाल और सफ़ेद। मिलाइए इसको कि किससे किससे कौन सा रंग मिलता है। तो जिसको पता होगा मजेंडा किससे मिलता है, तो मजेंडा मिलता है भैया नीला और
हरा, नीला और हरा है ऑप्शन में, पहले में पहला कोई ऑप्शन नहीं। मैजेंडा जो होता है में नीला, नीला और हरा, नीला और हरा। क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, मैजेंडा, नीला और हरा। बी तो है, पहले में बी है, पहले में बी है, पहले में बी है। क्वेश्चन नंबर 40 में पहले में बी है। मैजेंडा कैसे बनेगा? लाल और नीले से। टील कैसे बनेगा? नीला, लाल और सफेद से। मोव कैसे बनेगा? वो नीला, हरा और सफेद से। शियान कैसे बनेगा? वो हरा और नीला से। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? 40 नंबर सवाल में इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा। क्या होगा भैया? पहले में ए में दूसरा, मिलाइए, ए में दूसरा, बी में तीसरा और सी में चौथा और डी में पहला। मैजेंडा, लाल और नीला। टील, नीला, हरा और सफ़ेद। मोव, नीला, लाल और सफ़ेद। शियान, हरा और नीला। तो एग्जैक्ट आंसर ए होगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखने से पहले हम आपको एक बात बता दें कि भैया अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, खूब ईमानदारी से पढ़ते रहिए। वीडियो लंबी ना हो जाए, इसको हम 2 पार्टों में देखेंगे और या हो सकेगा तो 3 पार्ट में देखेंगे, क्योंकि लंबी लंबी वीडियो देख पाना और उसको चीज़ों को एक जगह याद कर पाना वो आसान नहीं होता है। तो अगला पार्ट जो हम देखेंगे इसका पार्ट 2 आएगा, 69 बीपीएससी का पार्ट 2 आएगा। 69 बीपीएससी का पार्ट 3 हो सकता है आए। तो हम 2-3 वीडियो में एक पेपर को कवर करेंगे छोटे छोटे वीडियो में। उसके बाद 68 बीपीएससी देखेंगे, 67। जब तक एग्जाम नहीं होता प्रीवियस ईयर पेपर को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, ऑफिशियल आंसर की के जो रिवाइज आंसर की आई है उसके तहत हम लोग फिर से पूरे पेपर को एनालिसिस करेंगे, एक बार देखेंगे, ताकि एग्जाम में बर्डन ना हो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करिएगा। आज इतना ही रखेंगे। अगली वीडियो में आप लोग अगर सहयोग करेंगे, इस वीडियो को सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो हम नेक्स्ट वीडियो 69 बीपीएससी का लेके आएंगे और उसके बाद 68 बीपीएससी और क्रमशः जो है हम पीछे की ओर चलते रहेंगे। चलिए आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।